बरेली में ही हुआ है। मैं देवचरा के पास एक गाँव है। तो राजनीति से आप कैसे जुड़े? करिए। 99 से लेकर 2004 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम करा। 2007 में मुझको विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने लगाया, संघ की हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझको राजनीतिक रूप से सिखाने का काम करा। वाह, इन चीज़ों का ठीक से इस्तेमाल करना जानता है। पूरा चला गया वहाँ पे, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? उन्होंने झूठ फैलाया कि हम सबको हर महीने 8,500 रुपये देंगे, कुछ भी नहीं। तो कल बर्थडे किसका था? भाभी का था? हाँ, उनका बर्थडे तो मैं सुना कि आप इतना बिजी शेड्यूल में उनको टाइम नहीं दे पाए खाना खिलाना ले। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, और आज हमारे बीच है कर्मठ और युवा भाजपा के आमला के जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद आपका। तो लोकेशन बढ़िया है? अच्छी लोकेशन नेचुरल बारिश हो रही है। हाँ, अच्छी लोकेशन है बरेली की अपने। अच्छा, तो आदित्य जी अपने लाइफ, अपने जीवन के बारे में बताइए। कैसे आप राजनीति में आए? कहाँ, पहले तो बताइए जन्म कहाँ हुआ मेरा आपका? जन्म जो है बरेली में ही हुआ है। मैं देवचरा के पास एक गांव है कोडरिया क्लासपुर। मेरे पिताजी वहाँ के रहने वाले हैं और वो हमारे पैदा होने से पहले यहाँ बरेली आ गए थे। कपड़े का हमारा पुराना काम था, तो पैदाइश जो है हमारी वो बरेली की है। एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई? यहीं बरेली में हमारी एजुकेशन हुई है और लंबे समय से चूँकि यहीं से रहना हुआ तो यहीं सारी पढ़ाई वगैरह जो है सब बरेली की है। तो राजनीति से आप कैसे जुड़े? मेरी कटरा मान्य में कपड़े की दुकान जो है पिताजी के पास मेरा आना रहता था। पहली बार मैं किसी काम से निकल रहा था, उस समय मैं भी छात्र था, तो हमारे कटरा मान्य में ही विद्यार्थी परिषद का कार्यालय है। अच्छा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर ऐसी चला गया घूमते हुए, तो वहाँ उस समय हमारे विद्यार्थी परिषद के श्री नितेश तोमर जी और योगेश जी संगठन मंत्री थे। ये कब की बात है? ये 2099 की बात है। तो आप बरेली कॉलेज में थे उस समय? उस समय मैं कॉलेज में नहीं था। अच्छा जी। तो मेरी मुलाकात नितेश जी से हुई और फिर धीरे धीरे मैं जब भी कभी कटरा मान्य में मार्केट पर आता था अपनी दुकान पर, तो कार्यालय चला जाता था और उस समय विद्यार्थी परिषद के जिन लोगों से धीरे धीरे मेरी मुलाकात होती गई। और मुझको लगता है कि जीवन में विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करता है। और मुझको लगता है कि मैं आज जहाँ भी हूँ उस संगठन में मुझको आगे काम करने का मौका मिल रहा है, तो विद्यार्थी परिषद की ही देन है कि मैं आज यहाँ आपके सामने हूँ। और वैसे भी भाजपा में जो संगठन में लोग आते हैं वो ज़्यादातर विद्यार्थी परिषद के मजे हुए लोग आते हैं। जी। तो ये एबीवी में आप कब तक जुड़े रहे? कब तक आपने छात्रवृत्ति करी है? 99 से लेकर 2004 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम करा। 2004 में संगठन की योजना के अनुसार मैं स्वदेशी जागरण मंच में चला गया और संघ का संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। 2004 से लेकर 2007 तक मैं स्वदेशी जागरण मंच में रहा। 2000 अयोध्या के आंदोलन से भी बहुत जुड़े रहे हैं, मैंने देखा है। 2002 छात्र राजनीति में तो ये सब चीज़ें थी। छात्र राजनीति में काम करते जो कि हिंदुत्व का एक ऐसा विषय था। हर हिंदू के हृदय में राम विराजते हैं, तो राम के लिए काम करने का अगर सौभाग्य मिला है तो जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो मेन राजनीति में कैसे आया? भाजपा कब आपने ज्वाइन करी? मैं 2007 में मुझको विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने लगाया। संघ की योजना से मैं 2007 में हमारे राजेश अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव के लिए मैं आया और 15-20 दिन मैंने चुनाव में काम करा। चुनाव में काम करते हुए संगठन के लोगों को लगा कि मेरा काम कुछ ठीक होगा, तो इसी आधार पर जो है 2007 में मुझको युवा मोर्चा का बरेली महानगर का अध्यक्ष बनाया गया। मेरी राजनीतिक शुरुआत जो भाजपा में है वो मैं युवा मोर्चा का महानगर अध्यक्ष बनने के बाद मेरी शुरुआत 2007 से है। तो इतने समय हो गया आपको राजनीति करते हुए और संगठन से भी आप जुड़े रहे, एबीवी में आप गए, छात्र राजनीति भी आपने करी, मेन संगठन में भी आप अध्यक्ष पद तक पहुँच ही गए हैं। तो किसे आप आइडियल समझते हैं कि किससे प्रभावित थे आप राजनीति में? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझको बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मेरे जीवन को संवारने का काम करा है और मैं हर मौके पर उनका नाम लेना चाहता हूँ। जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो मुझको श्री नितेश सिंह तोमर के रूप में एक ऐसे
मुझसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मिले जिनने मुझको आगे बढ़ाने का काम करा। लोकल के थे ये हमारे यहाँ के उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और प्रांत संगठन मंत्री तक वो विद्यार्थी परिषद के रहे। स्वदेशी जागरण मंच में मुझको आदरणीय चंद्रमोहन जी भाई साहब का सानिध्य मिला और 3 साल मैंने उनके सानिध्य में रह के संगठन का काम करना सीखा। 2007 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरी योजना बनी, हमारे उस समय तत्कालीन शहर के विधायक और प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी का मुझको सानिध्य मिला। उनके सानिध्य में मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना सीखा। 2007 के बाद, युवा मोर्चा के बाद 2011 में मेरी योजना ज़िले की टीम में हो गई। मैं जिला मंत्री के रूप में मैंने काम करना शुरू करा और मुझको सौभाग्य मिला है कि उस समय मुझको जिला मंत्री के रूप में हमारे बरेली के 8 बार के सांसद रहे और देश के बड़े नेता आदरणीय संतोष गंगवार जी के सानिध्य में मुझको पार्टी का काम सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझको राजनीतिक रूप से सिखाने का काम करा है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है, इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अगर आपके मन में काम करने की ललक है तो आपको काम करना सिखाते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जो है वो सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं और वहीं से आपका एक राजनीतिक सफ़र शुरू होता है, तो एबीवी के बारे में थोड़ा पूछना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और तमाम संस्कार इसके थ्रू एक छात्र में डाले जाते हैं जी। तो कितना समझते हैं एबीवी कितना एक तैयार करता है छात्र को अच्छे राजनीतिक के रूप में? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो छात्रों के लिए एक संस्कार की पाठशाला है। आपको वहाँ काम करते समय अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे संस्कार आपको वहाँ मिलते हैं। और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते आपको देश हित के साथ देशभक्ति की जो एक अलख आपके मन में जगती है, ये अलख आपके मन में कहीं और नहीं जग सकती। मुझको बड़ा गर्व है कि मैं उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहा हूँ जिसने देश को बड़े बड़े आंदोलन दिए हैं, जिसने समय समय पर युवाओं का नेतृत्व करा है। और निश्चित तौर से मैं इस बात को सौभाग्य मानता हूँ कि मुझको संगठन में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चूँकि आप युवा अवस्था में ही राजनीति से जुड़ गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र आंदोलन से आप जुड़े रहे, उसके बाद आप राजनीति में आ गए, तो आज की जनरेशन भी आ रही है राजनीति में, वो भी एबीवी के थ्रू आ रहे हैं, तमाम संगठन के थ्रू आ रहे हैं युवा वर्ग। और क्या डिफरेंस देखते हैं उस समय की आपके युवाओं की सोच में और आज की जो युवा आ रहे हैं उनकी सोच में क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि उसमें तो आप समर्पित, उस समय तो सत्ता भी नहीं थी, बीजेपी भी इसमें गवर्नमेंट में केंद्र में नहीं थी और यहाँ पे राज्य में भी नहीं थी, तो उस समय तो संघर्ष ज़्यादा था, उस समय तो लाठियाँ पड़ती थी आप जब आंदोलन करते थे। लेकिन आजकल का युवा तो सत्ता के इस समय सत्ता है केंद्र में और राज्य में, सत्ता है, तो उतना संघर्ष नहीं, उतना स्ट्रगल नहीं जितना आप लोगों ने स्ट्रगल किया। तो क्या सोच में अंतर देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि छात्र राजनीति के समय में जो लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हैं उन लोगों के लिए कभी भी सत्ता होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हर गलत बात के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। वहाँ रह के उनको सीखने का और बहुत सी चीज़ों को करने का अवसर प्राप्त होता है। मुझको ठीक से ध्यान है विद्यार्थी परिषद में काम करते समय, हाँ, थोड़ा बदलाव आया है। कंफर्टेबल जोन तो मिल जाता है, कंफर्टेबल जोन तो मिल जाता है। इस बात का आया है कि हमारे समय में सोशल मीडिया वगैरह जो और टेक्निकल चीज़ें थी इतनी नहीं थी। आज युवा जो है वो इन चीज़ों पर भी उसका इस्तेमाल करता है। हमारे समय में जो है ये सोशल मीडिया की क्रांति नहीं थी, आज के समय में सोशल मीडिया की क्रांति है। हम अपनी बात तुरंत कहीं भी कह सकते हैं। हमारा आज का युवा इन चीज़ों का ठीक से इस्तेमाल करना जानता है। और आज का युवा जो है, पहले का भी युवा और आज का भी, जिसके मन में देशभक्ति की भावना होती है, जिसके मन में कुछ करने की एक ललक होती है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सरकार में हैं या नहीं हैं। वो युवा लगातार जो है आगे बढ़ने का काम करता है, समाज में साथ में लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करता है। अभी भी जो वर्तमान समय के हमारे छात्र नेता हैं, मैं समय समय पर देखता हूँ कि समाज में हो रही किसी भी प्रकार की बुराई के खिलाफ वो डट के खड़े हो जाते हैं। और ये बड़ा मैसेज है। आज के समय का जो युवा है, वो पहले का युवा कहीं थोड़ा सा इतना एक्टिव इसलिए नहीं हो पाता था कि उसके पास सूचनाओं का आदान प्रदान कम होता था। आज किसी भी बात पर तुरंत, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद सब लोग देखेंगे, तो जो सूचना की जो क्रांति आई है, इसका एक बड़ा योगदान है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ युवा किसी भी समय का हो, अगर वो युवा है तो उसके मन में हमेशा कुछ अच्छा करने की ललक रहती है।
तो सर चाय आ चुकी है, जी आइए चाय पे बात। मौसम भी बढ़िया है, बरसाती मौसम है, और चाय की चुस्कियाँ लेके बात करते हैं राजनीति पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक बात बताओ, जी जब हम छात्र राजनीति करते हैं, एबीवी में हैं, तो संस्कार सिखाए जाते हैं राजनीति में, लेकिन जब हम चुनावी राजनीति में आते हैं, संगठन की करके चुनावी राजनीति में आते हैं, तो कई समीकरण फिट करने पड़ते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। कई समीकरण फिट करने पड़ते हैं, वो क्या चीज़ है? कहते हैं ना चालें चलनी पड़ती हैं वो क्या चीज़ है? चालें नहीं चलना पड़ती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए आपको सामाजिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, समाज में घट रही घटनाओं पर ध्यान रखना पड़ता है, और आपको अपनी आंखें जो हैं खोल कर काम करना पड़ता है, कान खोल कर काम करना पड़ता है। और निश्चित तौर से जिस प्रकार का वातावरण है आपको काम कर कर दिखाना पड़ता है। ये प्रतिस्पर्धा तो होती है ना, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा तो दिखानी पड़ती है। देखिए वो तो चीज़ आ जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं, आप किसी क्षेत्र की बात कर लीजिए, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, व्यापार का हो, जो है कंपटीशन हर जगह है, और कंपटीशन होने से अच्छी बात भी है, प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलता है। लेकिन आपको साबित तो करना ही पड़ेगा। देखिए साबित तो अपना को करना ही पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप, मैंने अभी को कहा ना आपको, जिसमें प्रतिभा होगी, जिसमें दम होगा, जिसमें काम करने की ललक होगी, जिसमें जनता के बीच में जनता के लिए बात कहने की हिम्मत होगी, वो ही आगे जाएगा। और इसका उदाहरण हमारे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किस प्रकार उन्होंने देश की जनता की बात करते हुए आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी है जिसका मुकाबला करना कोई आसान नहीं है। देश के अंदर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पर बात हो, आज आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक ऐसा माहौल दे दिया कि आज सबको लगता है कि हाँ हम यहाँ व्यापार करेंगे तो हम सुरक्षित हैं। आपके उत्तर प्रदेश में क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? आप 72 का दावा कर रहे थे कि 72 तो आनी ही नहीं है, लेकिन 33 रह गई। देखिए चुनाव है, चुनाव में हो सकता है कई बार कुछ विपक्ष ने जो एक नैरेटिव सेट करा, हम उसको ठीक से जनता में जो है बताने में थोड़ा सा पीछे रह गए, कि जो उन्होंने झूठ का एक माहौल खड़ा करा। तो चुनाव में सब चलता रहता है। तो कहाँ लगता है डेंट लग गया आपको? देखिए डेंट कहीं नहीं लग गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत के साथ काम करा, पूरे प्रदेश में हमारा कार्यकर्ता दिन रात लगा रहा। लेकिन मैंने आपको पहले कहा, विपक्ष ने जो एक नैरेटिव सेट करा कि हम संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, तो थोड़ा सा लोग उसमें जो है उनकी बातों में आ गए। इस संविधान बदल देंगे इस पर बात करते हैं हम। उन्होंने नैरेटिव सेट तो किया ही, लेकिन जो बात अयोध्या के जो सांसद थे आपके लल्लू सिंह, बात उन्होंने कही थी कि अगर 400 पार करती है हमारी बीजेपी तो संविधान बदल देंगे। ये तो आपने ही उनको दे दिया ना मुद्दा। देखिए वो उन्होंने जिस रूप में कहा उसको गलत रूप में उसको गलत रूप में बेस किया गया, ये कह सकते हैं। गलत रूप में पेश करा गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देश का संविधान बदल देंगे, उसको गलत तरीके से पेश करा गया। और विपक्षी लोगों ने उस मुद्दे को इस तरीके से सामने लोगों के लेकर आया कि लगा कि हाँ हम इस पर कुछ गलत कर देंगे। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सबको साथ लेकर चलते। ये तो गलत नैरेटिव सेट करा। अगर बदलना होता तो आप तो 14 ही बदले थे। 14 में हम बदलते, 19 में हमारी सरकार, 19 में आपकी बहुमत में, वो तो आप बदल सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल जो है झूठ का नैरेटिव है। और इसमें मुझे इतना ही कहना था कि हाँ थोड़ा विपक्ष के फैलाए हुए इस जाल में हम लोग थोड़ा सा हिलक गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जो है जनता अब समझ चुकी है। तो ये मानते हैं उसकी वजह से भाजपा का 6% जो वोट, 12% वोट था, 6% ट्रांसफर हो गया, वो पूरा चला गया वहाँ पे, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। उन्होंने झूठ फैलाया कि हम सबको हर महीने 8,500 रुपये देंगे। अब आप देखिए पूरे देश में कांग्रेस के कार्यालयों पर किस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने एक फर्जी फार्म लोगों के भरवाए, आज जो है जनता उनके घर कार्यालयों पर जा रही है। सब जगह सारे चैनलों पर आप देखिए खूब चल रहा है। तो उन्होंने एक झूठ का आडंबर खड़ा करा और जनता उस झूठ के आडंबर को अब समझ चुकी है। खाने में क्या शौक है आपका? कौन सी चीज़ अच्छी लगती है आपको? जो भी अच्छा मिल जाए, शाकाहारी।
कोई विशेष ऐसा नहीं है, सामाजिक उमंग क्योंकि दिन भर घूमना फिरना रहता है, तो इसलिए जहाँ जो अच्छा खाने को मिल जाए, घर का बना हुआ मिल जाए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो कल बर्थडे किसका था? भाभी का था? हाँ, उनका बर्थडे तो मैं सुना कि आप इतना बिजी शेड्यूल में उनको टाइम नहीं दे पाए, खाना खिलाना ले जाना था। देखिए, जब आप सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी जो है वो समाज होता है। समाज आपकी प्राथमिकता में रहना चाहिए कि अगर आपको किसी स्थान पर बैठाया गया है तो आपको समाज की जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए बैठाया गया है। परिवार हमेशा पीछे छूटता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के परिवार को सफ़र भी करना पड़ता है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि परिवार, और निश्चित तौर से जितने भी लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या सामाजिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके परिवार का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो लोग समझते हैं कि हाँ, कहीं ना कोई काम ऐसा होगा बाहर जिसकी वजह से घर में समय। तो खाना घर पे बना, कल खाना घर पे खाया? हाँ, खाना तो क्या चीज़ ऐसी फेवरेट है भाभी की हाथ की जो आपको अच्छी लगती है? देखिए, मेरी शादी को लगभग 20 साल हो गए और मेरा एक नियम है, दिन भर कहीं रहूं, अगर मैं शहर के अंदर हूं तो शाम को खाना जो है मैं उनके हाथ का ही खाता हूं बना हुआ, और अच्छा खाना बनाती हैं उनके हाथ की। कभी आप घर पर आइए तो जो भी चीज़ वो बनाएंगी आपको खाने में स्वादिष्ट लगेगी। तो परिवार के साथ बैठ के, अपनी बेटियों के साथ बैठकर कुछ को अच्छा लगता है। आप बना लेते हैं कुछ? मैंने कभी जीवन में खाना नहीं बनाया है। जो छात्र राजनीति आपने करी है, बनाना पड़ता है, और सुना आप रहे हो? छात्र राजनीति करी तो हमारे कार्यालय के पास, अच्छा, घर पास में घर भी था, दुकान भी थी, कहीं तो बाहर जाते थे तो आप जैसे मित्र मिल जाते हैं। और विद्यार्थी परिषद में रह के हम लोगों ने तो दूसरों के घरों पर जाकर संबंध संपर्क बनाकर, परिवार जैसा एक रिश्ता बनाकर, तो हम लोगों का काम ही यही है कि जाकर आप दूसरों से परिवार जैसे रिश्ते बनाइए, आपको अपना लोग बहुत प्यार देते हैं। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बेटियां हैं। अच्छा अच्छा। एक बेटा है, और मेरे बच्चे जो हैं सब एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरा उद्देश्य भी है कि उनमें से कोई एक जो है, दो, जो भी हम लोग जब बात करते हैं बैठ के, तो अपने जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहें, कुछ अच्छा करें, उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आपका नारा रहता है। तो आपके 3 बेटियां हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मेरी बेटियां जो हैं वो, मैंने प्रयास, जब मैं बरेली में, मैं जब बड़ा होता था तो मैंने कहा कि मुझे अपने बच्चों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। मैं उसी ओर हूँ, मेरे बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। घर पर हमारे पत्नी माहौल भी वो देती हैं कि जो अभी मेरी बेटी ने जो है 10th अच्छे नंबरों से पास करा, अब वो 12th में है, छोटी वाली 10th में आई है, तो लगातार वो लोग अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। और निश्चित तौर से मुझको लगता है कि जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी ने दिया है, हम लोग दिन भर सामाजिक क्षेत्र में घूमने का काम करते हैं, तो लगता नहीं है कि कोई किसी प्रकार का एक जो माहौल, ख़राब माहौल पहले था 2017 से पहले, कि आप बेटी को घर से निकालने से पहले भी डरते थे। आज ऐसा माहौल नहीं है। बेटियां सक्षम हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तकनीकी रूप से भी बहुत वो सक्षम है। कोई किसी प्रकार की घटना तुरंत उसकी जानकारी वो लोगों को देती हैं। मुझको लगता है कि सभी लोगों को, और मैं एक आह्वान भी करता हूँ कि बेटी का वैसे भी जुड़ाव पिता से ज़्यादा होता है खैर, लेकिन मैं वैसे भी कहता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हमारी जो बेटियाँ हैं वो घर में सुई चलाती हैं, सीमा पर खड़े होकर वो तोप चलाने का भी काम करती हैं। हमारी बेटियां अगर अपने घर पर साइकिल चलाती हैं तो देश के सबसे बड़े अत्याधुनिक विमान को उड़ाने का काम भी वो करती हैं। आप उनको अवसर दीजिए, उन पर भरोसा रखिए, उन पर विश्वास जताइए, निश्चित तौर पर आपकी बेटी कभी भी आपके भरोसे को नहीं तोड़ेगी। मेरी लड़की भी बीटेक कर रही है राममूर्ति से जी, और अभी कॉल आया था कि भी मुझे बस से ले जाओ, पर मैं बस छोड़ने जाता हूँ, बस पे लेने आता हूँ, तो इतना डर नहीं रहता। मैं भाई तू चलिए घर, तो इतना डर नहीं है। बहुत अच्छा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ, मैं आपकी बात को रोकते हुए कहता हूँ, जो आज डर नहीं है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। अगर आज कोई भी हमारी बेटी की ओर आंख उठाकर देखेगा तो समझ लीजिए 24 घंटे नहीं लगेंगे, उसको उसके कर्मों का फल जो है इस उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे पुलिस प्रशासन जो है उसको दे देगा।
यही पुलिस पहले भी थी, यही पुलिस अब भी। लेकिन सरकार की मंशा है कि हमारी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई किसी प्रकार की घटना ना हो। अगर धोखे से कहीं कोई घटना हो जाती है तो प्रशासन उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई करता है कि बहुत से लोगों को फिर सोचना पड़ता है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। तो सर, बरेली में आपने एक बहुत बड़ी घटना होने से कल बचा ली, तो क्या घटना है? देखिए, एक कार्यालय का स्टाफ है, वो यहाँ एक किराए का मकान लेकर रहता है, उसकी बहन भी साथ में रहती है। दोनों लोग अपना जॉब करके जीवन यापन कर रहे हैं। वो लड़की जो थी, उसकी बहन कल घर में नहा रही थी और नहाते समय एक दूसरी उसी मकान में रहने वाले किराएदार ने उसका वीडियो बना लिया और फ़ोटो खींच लिया। बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। किसी भी बहन के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। हमारा कर्मचारी वहाँ मौके पर पहुँचा, उसने जो वहाँ देखा तो वो लड़का मोबाइल लेकर भाग रहा था। उसने उसको रोक लिया। सूचना पर हम लोग भी पहुँच गए और हम लोगों के पहुँचने के बाद भी जो है वो लगातार चीज़ों को टाल रहा था, बता नहीं रहा था। उसका जब मोबाइल हम लोगों ने देखा, उसके मोबाइल में उस लड़की की नहाते हुए वीडियो, फ़ोटो देखकर हम लोगों को शर्म आ रही थी। तुरंत ही उसको ले जा, वो जा नहीं रहा था, ज़बरदस्ती उसको बहुत प्रयास करा ले जाने का। बड़ा मुश्किल से उसको वहाँ से ले जाकर हमने थाना पुलिस को सौंपा। पुलिस को हमने उसके सारे वीडियो जब दिखाए तो पुलिस ने भी कहा तो बड़ा जघन्य अपराध है। अगर वो वीडियो वायरल हो जाता, वो लड़की ने देख लिया, अगर वो नहीं देख पाती तो सोचिए किसी परिवार की स्थिति क्या होती। बेटी किसी की भी हो, मेरी हो या किसी विपक्षी की भी हो, लेकिन बेटियों के मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आप तो घटना स्थल पे जाके चीज़ों को देख रहे हैं, आपने तो मिसाल कायम कर दी है। देखिए, मुझको जब वहाँ से फ़ोन आया कि वो अपना सामान रखकर भाग रहा है, क्योंकि वो बाहर का रहने वाला था, आसाम का रहने वाला था। अच्छा। और अगर वो वहाँ से भाग जाता और वो आसाम पहुँचकर अगर उस वीडियो को वायरल कर देता तो क्या होता। मैंने तुरंत, हम कार्यालय पर बैठे थे, मैंने तुरंत कहा उसको वहीं रोको, हम आ रहे हैं। वो लोग बेचारे पकड़े रहे, हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचे। हमारे पहुँचने के बाद भी वो टालता रहा लगातार। और फिर हमारे सामने कह रहा है कि अगर वीडियो बना ली तो क्या हो गया। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और जो भी लोग ऐसी घटनाओं का समर्थन करते हैं, मुझको लगता है कि इस सभ्य समाज में उनको रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, आपने तो उसको अभी शुरुआत ही उसकी थी, आगे चल के वो कौन सा बड़ा कांड कर देता। वो इतना बड़ा शहर कांड के एक करता वो तो। प्रतिष्ठित होटल का कर्मचारी है। हाँ। उसने वहाँ ऐसी कितनी घटनाएं करी होंगी, ये भी एक जांच का विषय है कि ये कोई पहली घटना नहीं होगी उसकी। जब ये कर रहा है, उसके मोबाइल वगैरह की ठीक से जांच होनी चाहिए। मैंने कहा भी है प्रशासन को कि इस प्रकार की व्यक्ति के साथ पूरा उसका रिकॉर्ड पिछला भी दिखवाया जाए कि कहीं वो दूसरे जगह से भागकर यहाँ तो नहीं आया है। प्रशासन उस पर काम कर रहा है। आज तो पूरा पेपर में आप ही का जिक्र है। आपने कितनी हिम्मत से आपने जाके और एक मिसाल कायम करी लोगों को। निश्चित तौर से मैं अपने इस बरेली के जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, जो मीडिया के साथी हैं, उन सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमतौर पर देखा गया है, जैसे ही किसी नेता का नाम कहीं जुड़ता है, लोग तुरंत उस खबर को गलत तरीके से दिखाना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी प्रयास हुआ, लोगों ने कहा कि जिला अध्यक्ष जाके वहाँ घर में चले गए, लेकिन मीडिया के साथियों ने उस पूरी वास्तविक घटना को लोगों को बताने का काम करा है। आज सुबह से लगातार बरेली के जनमानस के फ़ोन आ रहे हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं कि आपने एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया। और निश्चित तौर से अगर इस प्रकार की घटना कहीं होती है तो वो हम सब के लिए बहुत ही ख़राब स्थिति है। और मैं प्रयास करूँगा कि ऐसी किसी भी घटना में, मुझे फ़र्क इस बात का नहीं पड़ता कि मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मेरे सामने ऐसी किसी भी घटना का मैं विरोध हमेशा करूँगा। अदिति जी, आज जो राहुल गांधी जी का बयान आया है संसद में, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी और आरएसएस है ये हिंसा कराती है। हिंदू इतना हिंसावादी नहीं, हिंदू इतने हिंसावादी नहीं है, बीजेपी आरएसएस हिंसावादी है। उन्होंने ये नहीं कहा है। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसक होते हैं। और मैं राहुल गांधी के इस बयान की बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक जीवन में सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं जिस हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हमारा धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, लोगों को साथ ले जाने का काम करता है, और इस पूरे विश्व में जो संदेश देने का काम करता है वो हिंदू धर्म ही करता है। आप कहीं देख लीजिए, आज सभी देशों में आप देख लीजिए, लोगों में मार काट मची हुई है, लेकिन हिंदू
आपस में प्रेम के साथ रहते हैं और देश में जहाँ के साथ विदेश में भी रहते हैं अपनी संस्कृति को, अपनी समृद्धि को बढ़ाने का काम। कुछ एग्रेसिव नहीं दिख रहे संसद में राहुल गांधी? देखिए अभी कुछ उनकी सीटें बढ़ी हैं, हाँ हाँ, तो वो जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने में उन्होंने आज बता दिया कि उनकी मानसिकता क्या है। आज उन्होंने पूरे हिंदू समाज को गाली देने का काम करा है और ये देश के लोग इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। आने वाले समय में इसका ठीक से जवाब इस देश की जनता दे देगी। अब चूंकि आप राजनीति में हैं, जिला अध्यक्ष हैं ही इस समय, क्या योजना है आपकी भविष्य की, अपने बारे में क्या चाहते हैं? देखिए मैंने पहले भी चुनावी राजनीति में आएंगे या संगठन में करते हैं काम? मैंने पहले भी आपको कहा कि मैंने कभी भी अपने जीवन में अपनी योजना नहीं बनाई। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की ही भूमिका के साथ मैं हमेशा से रहता हूँ। मेरी जो भी योजना बनती है, संगठन का जो हमारा नेतृत्व है, संगठन का नेतृत्व तय करता है कि आगे क्या कराना है। मुझ जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को, जिसका परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, कोई किसी प्रकार से, मैं किसी बहुत बड़े पिता का बेटा नहीं हूँ, एक सामान्य से परिवार पैदा हुआ व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े संगठन का अगर जिला अध्यक्ष है तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी की भूमिका से है। और मुझे आगे भी पार्टी जहाँ जो काम देती रहेगी। अभी तो मैं जिला अध्यक्ष हूँ, अभी तो मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। संगठन का काम ही मुझको करना है और संगठन का काम करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए मैं संगठन की भूमिका से संतुष्ट हूँ। पार्टी जब जिस काम पर लगाएगी, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ, जिले का मंत्री रहा हूँ, जिले का महामंत्री रहा हूँ, जिले का उपाध्यक्ष रहा हूँ, एक विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ, 5 MLC चुनाव का मैं इंचार्ज रहा हूँ। तो इसलिए पार्टी जिस काम को सौंप देती है। आपको पहली बार प्रभारी बनाया गया था जलालाबाद का? जी, मैं अभी पहली बार बीजेपी जीती जलालाबाद सीट? हाँ, मैं 2022 में, ये बड़ी उपलब्धि आप विधानसभा का प्रभारी था और पार्टी के गठन के बाद से हम पहली बार वहाँ विधानसभा चुनाव जीते हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हमने वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। अब कार्यकर्ताओं को लेके बात करते हैं, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता थोड़ा ढीला रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मेहनती है, इतना मेहनती कार्यकर्ता अन्य किसी दल का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बगैर किसी अपेक्षा के साथ सुबह से लेकर शाम तक महीने के 30 दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता है। और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि तीसरी बार जो हमारी केंद्र में सरकार बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिन्होंने दिन रात लग के जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करा है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आज जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे वर्तमान समय के कार्यकर्ता हों, चाहे पुराने कार्यकर्ता हों, कुछ कमी रह जाती है कि कार्यकर्ता जब जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है तो कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो निराश होकर घर बैठ जाता है। कभी आप मेरे कार्यालय आके लेकिन मैं नहीं, आपकी बात नहीं करूँ, आपको मैंने देखा है जब भी मैं कार्यालय आता हूँ, आपसे बाइट करता ही हूँ, तो जैसे कल की घटना ही ले लो, आप एक्शन आपने तुरंत लिया। मैंने कई आपको लड़ते हुए देखा है, कार्यकर्ताओं के लिए आप एग्जाम्पल हैं कि अगर ऐसे ही आपकी तरह कोई काम करे तो शायद कार्यकर्ताओं की सुनी जाए। बहुत सारे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। उसका उदाहरण मैं हूँ। मैं अगर आज जिला अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूँ तो सामान्य से घर से निकला हुआ लड़का, जिसका परिवार में कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं थे, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे, सामान्य से परिवार से निकला हुआ व्यक्ति अगर आज भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बन के खड़ा है तो इसका एक प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार का व्यक्ति बनेगा, वहाँ मुख्यमंत्री जो है वो ही बनेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा किसी को मालूम नहीं है। ये सामूहिक पार्टी है, सबको साथ लेकर सबको बढ़ाने का काम करती है। और निश्चित तौर से आप मान लीजिए, अगर आप उदाहरण हैं देश में नरेंद्र मोदी जी, सामान्य से परिवार से निकले हुए व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री तो अपनी प्रतिभा के दम पर। भारतीय जनता पार्टी प्रतिभाओं को पहचानने का काम करती है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं, अगर आप उनका नाम लेंगे तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और जीवन लगाने में उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी, उनकी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, लेकिन क्या था कि भारत माता की जय के साथ उन्होंने काम करना शुरू करा। हम लोग नारा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हम धारा 370 के मुद्दे पर काम करते थे, हम राम मंदिर की बात करते थे। देश में कोई राजनीतिक दल राम मंदिर की बात नहीं करता था, हमने वहाँ राम मंदिर बनाने की बात करी, हमारी सरकार सत्ता में आई, उसका परिणाम आज सामने है कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है। तो देश में हम लोग केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम अपने लिए नहीं करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं।
हम भारत माता की जय बोलने के लिए काम करते हैं। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ आज देश के हर व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा होता है जब पूरे विश्व के अंदर आप कहीं भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बाद हमारा तिरंगा लहरा रहा है। विदेशों में हमारी शान बढ़ी है, हमारा मान बढ़ा है, हमारा सम्मान बढ़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता का मन बढ़ा है कि हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक ला के खड़ा करने का काम किया। बहुत से लोग ऐसे हैं, आपने इमरजेंसी का अभी 25 तारीख को काला दिवस हम लोगों ने मनाया है। कितने सारे कार्यकर्ता उस इमरजेंसी के समय में जिनकी नई नई शादियाँ हुई थी वो जेल चले गए थे 1-1.5 साल के लिए। उनके किसी के मन में ये नहीं था कि मुझको सांसद बनना है, मुझको विधायक बनना है, लेकिन क्या था कि मुझको भारत माता की जय बोलनी है। तो भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बहुत चिंता होती है। और निश्चित तौर से मान लीजिए कि हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं। ऐसे मेहनती कार्यकर्ता जल्दी कहीं मिलते नहीं हैं। नहीं, जो बाहर के लोग इम्पोर्ट होते हैं, आपकी दूसरी पार्टी के लोग आपके संगठन में आते हैं, बीजेपी में आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ तो सोच में डिफरेंस होता है। आप तो एबीवी से निकले हो, आप तो संघ कोई बहुत संघ से निकले हुए हैं, उनकी विचारधारा में, और जो बाहर से आए हैं पार्टी, थोड़ा मैच करने में प्रॉब्लम तो होती होगी ना। ऐसा है, जब आप चुनावी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, परिवार बड़ा करना होता है, सबका हम लोग साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैडर बेस कार्यकर्ता है, उसके मान सम्मान के साथ कहीं समझौता होता नहीं है। उसको लगातार जिस काम के लिए आगे बढ़ता है पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। आज के युवाओं को क्या संदेश आप देंगे? देखिए, मेरा केवल युवाओं को एक ही बात कहनी है कि इस देश में जब जब बड़े परिवर्तन हुए हैं तो वो युवाओं ने करे, और युवा हर गलत बात का विरोध करना जानता है। आपके आसपास कोई गलत घटना अगर घट रही है तो उसका आप विरोध जरूर करिए। ये मत सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा। मुझे लगा कि कल बरेली में एक बड़ी घटना होती, मैं खड़ा हो गया, मुझको चिंता इस बात की नहीं थी कि कोई क्या कहेगा। ऐसे ही किसी भी प्रकार की समाज की कोई अगर बात खराब आपको लगती है, उसको व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से उसको उठाइए अगर आपको लगता है कि आसपास कुछ आपके ऐसा हो रहा है। और दूसरा मेरा एक युवाओं को और कहना है कि थोड़ा युवा जो हैं उस देश की रीढ़ है। हमारे देश में युवाओं को बहुत अवसर भी मिलते हैं, और हम लोग अभी कल देख रहे थे, परसों जो है हमारे युवाओं ने वर्ल्ड कप जीता है। देश में एक युवाओं के दम पर हम जो है विश्व विजेता बने हैं। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो युवाओं को लगता है कि हाँ, हमारे देश जो है वो आगे जा रहा है। टर्निंग पॉइंट क्या मानते हैं कल के मैच में? टर्निंग पॉइंट क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ सूर्या यादव का कैच पकड़ना, सूर्य यादव का, और बुमराह का एक ओवर, हार्दिक पांड्या का विकेट। देखिए विकेट तो लेकिन जो बुमराह का ओवर था एक, अगर उस ओवर में 10-15 रन पड़ जाते तो मैच का परिणाम दूसरा होता। या जो सूर्या ने कैच पकड़ा था, उस कैच को अगर वो छूट जाता तो वो 6 हो जाता। अब मोदी जी के बारे में जो फाइनल मैच हुआ था, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया में खेला गया था अहमदाबाद में, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा था विपक्षियों ने, अब क्या जवाब उनके पास? देखिए, मोदी जी इस देश के युवाओं के मन में बसते हैं। हाँ, इस देश के 2 राजनेता जो अपने आप को युवाओं लोग उनको अपना आइकॉन मानते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, जिनके बारे में कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। सार्वजनिक इन 10 सालों में ओलंपिक पदक अच्छे आए हैं, वर्ल्ड कप तो जीत ही लिया। अब देखिए, देश की युवाओं को निखरने का अवसर मिल रहा है। उनकी प्रतिभाओं को पहचानने के बाद सरकार उनकी चीज़ों की चिंता कर रही, कैसे उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छे संसाधन मिले, और निश्चित तौर से मान लीजिए भारत के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आपको लगता है ओलंपिक होगा अब इंडिया में? देखिए, प्रयासरत है, होगा तो योगी जी, मोदी जी लगे हुए हैं, हम सबके लिए गौरव की बात है। मोदी जी लगे हुए हैं ना, देश के लिए गौरव की बात है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जी, जो कार्यकर्ता हैं आप, मैं देखता हूँ आपके ऑफिस में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है, कैसे क्या है कि लोग कार्यकर्ता आपसे जुड़े रहते हैं? देखिए, बड़ा प्यार रहता है आपके कार्यकर्ताओं। देखिए, इसमें मेरा सिंपल केवल एक बात है कि आप कार्यकर्ता के साथ खड़े रहिए, उसके मन में ये भरोसा हो कि जो आपका जिला अध्यक्ष है, जो आपका नेता है, वो उसके साथ किसी भी परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। मुझे पार्टी ने जब से जिम्मेदारी दी है, मैंने प्रयास करा है कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ खड़ा नजर आऊँ, और इसका मुझको बड़ा प्रभु की कृपा से लाभ भी मिलता है कि मुझको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कम आयु के हों या बड़ी आयु के हों, सबका स्नेह और प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। और किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत गौरव की बात है कि पार्टी में चाहे पुराना कार्यकर्ता हो या नया कार्यकर्ता हो, सब मुझको बहुत स्नेह करते हैं, और भगवान से यही मेरी कामना है, सबका स्नेह मेरे साथ बना रहे।
तो ये थे आज हमारे मेहमान, कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित, कर्मठ और संगठन के प्रति जागरूक ऐसे युवा नेता, ऐसे युवा जिला अध्यक्ष आमला के आदेश प्रताप सिंह जी। आपने हमारे चैनल को इतने बिजी शेड्यूल में टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने जो हमारी कुछ बातें थी उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ये काम किया है, निश्चित तौर से आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग लगातार साथ मिलकर, ये बरेली जो है बहुत ही प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो हम सब लोग साथ मिलकर अपना शहर और आगे प्रगति की ओर बढ़े। पूरे हमारे आंवला के लोगों की भी आवाज़ आपने लोगों तक पहुँचाई है, निश्चित तौर से आंवला के लोग आपके ऋणी। तो ऐसी नए नए मेहमानों को, नए नए बरेली की शख्सियत को और आपके बीच लाते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, उनकी चर्चाएं करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा हमारे साथ आवाज़ इंडिया।